नाइन्थ मैथमेटिक्स में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो बेस्ड है यूक्लिड एक्सियम और पोस्टुलेट बेसिस पर। पिछले वीडियो में मैंने कुछ डेफिनेशन ज़रूर लिखे थे, लेकिन एक्चुअली जो एक्सियम्स जितने एनसीईआरटी में इंक्लूड है आप इस पेजेस को देख सकते हैं और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक्सियम और पोस्टुलेट, एक्सियम इन्होंने यूक्लिड का एक्सियम यहाँ पर 7 है जो कि ऑर्डर्ड में नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे 7 एक्सियम, और पोस्टुलेट इन्होंने जो दिए हैं 5 पोस्टुलेट है, इसको याद रखेंगे। एक्सियम जो कि अनप्रूव्ड होते हैं और पोस्टुलेट हैं जो कि प्रूव्ड होते हैं। तो ये दो चीज़ें, इन दोनों के बेसिस पर हम बात करेंगे आज के एक्सरसाइज 5.1 की। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादा मेंशन नहीं करेंगे, कुछ लिखने के लिए हम फिगर वाइज ही क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है, Which of the following statement are true and which are false? Give reason for your answer। तो जो रीजन की बात होती है यहाँ पर, रीजन जैसे भी वैसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से इसको डिफाइन कर दूंगा। तो आपको सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स की बातें करनी है। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट पूछा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। तो ये तो एकदम क्लियर है कि ये स्टेटमेंट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर आप फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पासेज हो सकती है। तो आप फिगर से अगर इसके रीजन में लिख देंगे, फिगर को अगर रीजन में बना देते हैं तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट लाइन कैन पासेस थ्रू सिंगल पॉइंट, इस सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, रीजन में ये लिखना है आपको। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पूछा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये आप अगर देखें तो यह यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर, यहाँ पर है एक्सियम नंबर 5.1 है, एक्सियम 5.1 के नाम से दिया है यहाँ पर। आप उसके बेसिस पर कह सकते हैं कि यह भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्या कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एकदम गलत है, क्योंकि दो अगर फिक्स पॉइंट ले लेते हैं तो उससे ओनली वन लाइन कैन पास हो सकती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप लिखिएगा इट इज़ टोटली फॉल्स, बिकॉज अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे दिया, टू फिक्स पॉइंट दे दिया है, सपोज कीजिए ए एंड बी, तो इससे ओनली वन लाइन कैन पास, ठीक है ना। तो कितने लाइन पास हो सकती है, ओनली वन लाइन कैन पास हो सकती है थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। रीजन में आप लिख सकते हैं देयर आर ओनली वन लाइन कैन पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब इसमें थर्ड में देखते हैं क्या कर रहा है। अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड, और बोथ द साइड्स की बात कर रहा है, और ये आपका पोस्टुलेट नंबर 2 है जो कि प्रूव्ड है। ए टर्मिनेटेड लाइन, पोस्टुलेट नंबर 2 आप देखेंगे तो लिखा वहाँ पर अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन द बोथ साइड। टर्मिनेटेड मतलब होता है कि जिसकी दोनों साइड में जो डायरेक्शन होती है, जो इसकी लेंथ समझ लीजिए फिक्स है, आप ये कह सकते हैं। कोई भी लाइन ले लीजिए, पहले तो ये लिख दीजिए कि इट इज़ ट्रू, एंड एक लाइन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया, ये टर्मिनेटेड लाइन है बिकॉज ये लाइन की लेंथ फिक्स हो सकती है, ठीक है ना। अब कोई लाइन की लेंथ फिक्स हो सकती है, फिक्स होने की बात कर रहा है कि क्या ये लाइन दोनों साइड में आगे भी बढ़ाई जा सकती है इंडेफिनिटली, मतलब ये आगे कितने नंबर आप जानते हैं उतने नंबर तक ये लाइन इंक्रीज की जा सकती है। तो बोलेंगे यस इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आप ले जा सकते हैं जितना आप जानते हैं। डॉटेड लाइन से दिखा दीजिएगा, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है जो कि फिक्स लेंथ की होती है, उसको हम टर्मिनेटेड लाइन बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट को भी वही बोलते हैं, ठीक है ना। तो टर्मिनेटेड लाइन जिसकी लेंथ फिक्स हो सकती है, और ये दोनों साइड में जितना मर्जी हो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पर मैंने थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू लिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें फोर्थ वाले देखते हैं, फोर्थ वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। आप देखिए जरा पोस्टुलेट है क्या, यूक्लिड का पोस्टुलेट देखा जाए तो यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 3 तो दिया है, सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ
एनी सेंटर एंड एनी रेडियस है, तो हम वहाँ पर नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दो सर्कल अगर इक्वल हैं तो क्या दोनों की रेडियाई भी इक्वल होगी। जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर है कि अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस के बेसिस पर ही हम उनको इक्वल बोलते हैं। रेडियस इक्वल होने के मतलब उनका सरकमफ्रेंस भी इक्वल होगा। तो टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, ये हम इसको ट्रू मानते हैं। सबसे पहले तो इसको ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। अब दो सर्कल को ले लेते हैं। एक सर्कल को मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, इसका सेंटर यहाँ लिया और रेडियस मैंने ये लेकर एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है ना। चलिए मैंने एक सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना मुझसे, हाँ चलिए ये एक सर्कल मैंने ड्रा कर दिया, ओके। अब दूसरे सर्कल की बात कर रहा है कि दोनों की रेडियस अगर फिक्स हो, लिखा ना हैव देयर रेडियाई आर इक्वल हो। अगर दूसरे सर्कल की रेडियस इतनी ही लिया जाए तो ये भी इसी के ऊपर क्या करेगा, इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगा। ये आपस में, इसका मतलब इनके जो दो सर्कल है तो दोनों के जो सेंटर होंगे वो कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब दोनों का सेंटर एक ही होगा। दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। अगर लेंथ ऑफ रेडियस दोनों का इक्वल है तो इसका मतलब दोनों सर्कल का सेंटर कोइंसाइड करेंगे और इनके जो सरकमफ्रेंस मतलब ये बॉर्डर लाइन जो है ना, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो सरकमफ्रेंस होगा वो भी एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ टू सर्कल्स हैव सेम रेडियाई एंड देयर सरकमफ्रेंस कोइंसाइड विथ ईच अदर देन दे आर इक्वल हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में दो सर्कल जिसकी रेडियस भी इक्वल हो एंड देयर सरकमफ्रेंस आर कोइंसाइड विथ ईच अदर देन दे आर इक्वल हो सकते हैं, देन दे आर इक्वल। नाउ पार्ट 5 की बात करते हैं। रीजन में आप फिगर को भी दिखा देंगे तो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ कोइंसाइड कर रहा है तो आप इसमें चाहें थोड़ा सा इसको अलग अलग कलर, दो डिफरेंट कलर से दिखा दीजिए कि एक हमारे पास ब्लू है और दूसरे हमने रेड से बना दिए और ये दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर शो किया कि दोनों की सेंटर एक ही और रेडियस एक ही होने पर एक जैसा दिखेगा आपको, ठीक है ना। नाउ इफ ए बी इज इक्वल टू, फिगर के अकॉर्डिंग दिया है, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कंडीशन देखिएगा जरा। ए बी ये आपके बना हुआ है, पी क्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये पी क्यू हो गया। एंड देन दे आर गिवन एक वन अनदर लाइन, ए लाइन सेगमेंट दिया है, टर्मिनेटेड लाइन दिया है एक्स वाई। तो दिया क्या है, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये हम लोग पढ़े थे कहीं, अगर आपको याद हो तो हम इसमें एग्जाम में पढ़े थे, ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ पर आप देखा जाए, इक्वल ऑफ द सेम थिंग्स, यहाँ पर आप डबल, यहाँ पॉस्टुलेट है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पर नहीं दिया है मुझे लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप पॉस्टुलेट एग्जाम में देखिएगा, मुझे लगता है ये दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे पूछा है क्या ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। ये एकदम क्लियर है कि अगर मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई हो, तो यहाँ पर कह सकते हैं इफ लाइन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड लाइन पी क्यू इज इक्वल टू लाइन एक्स वाई है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, देन आप इसमें कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो ट्रू है ना, ये तो आपका ट्रू हो गया कि देन ए बी, लाइन ए बी की लेंथ जितनी होगी या लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ जितनी होगी उतनी एक्स वाई होगा। तो इसमें आपसे पूछा गया क्या ये ट्रू है, तो आप ये तो पहले लिख दीजिए यस इट इज ट्रू। एंड ट्रू होने पर आप चाहे तो डिफरेंट लेंथ की, मतलब ये 5 ले लीजिए, भी 5 और ये 5 ले सकते हैं। तो जब इसकी लेंथ इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा तो जाहिर सी बात हो एंड दे आर ईच अदर इक्वल हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट आल्सो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट में लिखने के बाद आप यही लाइन दोबारा भी लिख दीजिएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार इसको नोट कर लेंगे, रीजन में चाहेंगे तो वर्डिंग में लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपसे गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, गिव डेफिनेशन पूछा है एंड आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, उनको कैसे डिफाइन करेंगे। आपको सबसे पहले पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, स्क्वायर, इनके डेफिनेशंस आपको लिखना है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने इन सभी के डेफिनेशंस के बारे में बताया था, और जो नहीं बताया हूँ आप उसको अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो डेफिनेशन बताया जा सकता है। डेफिनेशन में कहीं आपके बुक में भी अवेलेबल है। इन पॉइंट्स को, जो आपके डेफिनेशन पूछा गया, जैसे पैरेलल लाइन का डेफिनेशन,
परपेंडिकुलर लाइन का डेफिनेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूंगा तो लाइन तो तभी बनते हैं जब सबसे पहले पॉइंट को डिफाइन करेंगे, है ना। आपसे पूछा है कि अगर इनके डेफिनेशन पढ़ाने से पहले, इनके डेफिनेशन को बताने से पहले आपको और किन किन डेफिनेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको जरूरत पड़ सकती है पॉइंट की। किसकी? सबसे पहले पॉइंट का डेफिनेशन लिखिएगा, जिसको बोल सकते हैं अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, या किसी शार्प पेंसिल से जब हम प्लेन पेपर पर डॉट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट। तो सबसे पहले आपको डिफाइन किसको करना है? पॉइंट को डिफाइन करना है। किसी भी प्लेन पेपर पर जो डॉट लगाएंगे दैट इज कॉल्ड, ये पॉइंट हो जाता है। तो पॉइंट को आप डेफिनेशन, पॉइंट का डेफिनेशन लिखिएगा, मैं वहां पर मेंशन कराया हूं, पहले वाले वीडियो में देखिएगा। सबसे पहले आपको पॉइंट का डेफिनेशन लिखना है, नेक्स्ट में लाइन लिखना है, ठीक है ना। लाइन को आपको डिफाइन करना, मैं यहां बता रहा हूं आपको डेफिनेशन किसका लिखना है, उसके बाद लाइन का, क्योंकि लाइन अगर नहीं बताएंगे तो लाइन का अगर डेफिनेशन नहीं पता होगा तब उससे पहले हम कैसे बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन है क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाइन बताना है, लाइन क्या होती है ना। तो लाइन का डेफिनेशन आप बताएंगे, पॉइंट बताएंगे तो जब दो पॉइंट मिलते हैं तो उससे ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट पहले जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हमें लाइन की जानकारी होनी चाहिए। फिर रे की बात करते हैं, लाइन को जो एंडलेस पॉइंट तक हम उसको ड्रा करते हैं तो वह रे बना करती है, रे बनती है ना भाई। इस तरह से जो बनते हैं हमारे पास, ये वाली रे हो जाती है जिसका एक पॉइंट फिक्स कर दिए, ये इस तरह से रे बनती है। तो रे के बारे में जानकारी होना चाहिए, रे का डेफिनेशन आपको लिखना है। उसके बाद एंगल बताएंगे। एंगल की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि अगर बता सकते हैं कि दो लाइन आप परपेंडिकुलर है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन के डेफिनेशन बताने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, है ना। अगर उनके बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर कितना एंगल बने, 90 डिग्री बने, तो हम उसको परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं। इसको भी डिफाइन करने के लिए आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी। स्क्वायर है तो स्क्वायर की क्या होते हैं, एच एंगल्स आर 90 डिग्री हुआ करते हैं। तो स्क्वायर को भी डिफाइन करने के लिए एंगल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको लिखना है एंगल के डेफिनेशन लिखना है, ठीक है ना। तो पहले इसका डेफिनेशन, उसके बाद लाइन का डेफिनेशन, रे का डेफिनेशन, एंगल का डेफिनेशन, उसके बाद आपको सर्कल का डेफिनेशन होना चाहिए पता। सर्कल कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि सर्कल को आप अगर नहीं जानेंगे तभी तो, जब अब इसको नहीं जानेंगे तो रेडियस कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहले सर्कल को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। सर्कल का डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन आपको लिखना है। क्वाड्रिलेटरल क्यों लिखना भाई? क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट आपका क्या होता है, स्क्वायर हुआ करता है। तो क्वाड्रिलेटरल का भी डेफिनेशन आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में है, नहीं है जो वो आप बुक में भी देख सकते हैं, अदरवाइज हम आपको बताइएगा, नहीं लिखा होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो क्वाड्रिलेटरल है ना, एक 4 साइडेड के कोई भी आपका क्लोज फिगर होता है वो क्वाड्रिलेटरल बोला जा सकता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। सर्कल हो गया, एंगल हो गया, रे, लाइन, पॉइंट। इनके डेफिनेशन लिखने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, पैरेलल लाइन को लिखेंगे। फिर पैरेलल लाइन आपको पता है, टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल दे इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, दे नेवर मीट विथ ईच अदर, है ना। दो लाइन ऐसे हो जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हो, आर सेड टू बी पैरेलल लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन आर सेड टू परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, वो दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। आप इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ये सब लिखवाया गया है और जो है वो आप भी जानते हैं। नाउ लाइन सेगमेंट होती है, अ लाइन जो कि लेंथ फिक्स हो जा सकती है, या दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मिल सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट को भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होते हैं? रेडियस ऑफ ए सर्कल का मतलब सर्कल के कोई फिक्स पॉइंट से, किसी भी फिक्स पॉइंट से और कोई सरकमफ्रेंस तक ड्रा की गई जो लाइन होती है वो आपके रेडियस बोले जा सकते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट सर्कल के सेंटर हो गया, उससे किसी ये मूवमेंट वाला, अगर ये लाइन आपके सरकमफ्रेंस होती है तो सरकमफ्रेंस तक ड्रा की गई जो लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ ए सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिक्स्ड पॉइंट और ये मूवेबल पॉइंट मान सकते हैं। नाउ स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर इज ए काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज ए काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री होते हैं। तो आप स्क्वायर को भी डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन के बाद उसके फिगर बना दिया करिए कि दे मेक ईच अदर एक 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, बस यही चीज़ें करनी है। लाइन फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, सबसे पहले पॉइंट को लिखेंगे डेफिनेशन, फिर लाइन का डेफिनेशन, फिर रे का, एंगल का, सर्कल का, क्वाड्रिलेटरल का। इनके डेफिनेशन को जानने के बाद हम इनको डिफाइन करेंगे। फिर आपको डेफिनेशन लिखना है पैरेलल लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का, लाइन सेगमेंट का, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड जो पूछा है आप उसको देख लीजिए। कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो,
Given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is lie between A and B. तो ये पॉसिबल है। अभी लिखना क्या है वो आप देखिए। दूसरा पॉस्टुलेट पूछा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, सो डू द पॉस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो इसमें आपसे पूछा है एंड आर दिस पॉस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट, यस दीज आर कॉन्सिस्टेंट एंड डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पॉस्टुलेट। एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखना है। पॉइंट को ये देख लीजिए कि कंडीशन दिया है कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर ज्वाइन करते हुए हम अगर चलते हैं तो वन लाइन पास हो सकती है और इनके बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे इसके पॉइंट होते हैं जो इनके बिटवीन लाई कर सकता है। तो आपसे पहला पॉस्टुलेट पूछा था, पहले तो ये लिख लीजिएगा देयर आर मेनी अनडिफाइंड टर्म्स है, ठीक है ना। एंड यस दिस पॉस्टुलेट आर कॉन्सिस्टेंट है बिकॉज दे डू नॉट कंट्राडिक्ट ईच अदर। क्योंकि एक में पूछा है कि पॉइंट लाई कर रहा है, इस नंबर ऑफ जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं इसमें जो लाइन पास हो रही है उसके ऊपर लाई कर रहा है, और दूसरा पूछा देयर आर एटलीस्ट मोर देन 2 पॉइंट्स है जो कि इसके ऊपर लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो दो दे डू नॉट कंट्राडिक्ट ईच अदर है एंड बोथ ऑफ दिस पॉस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पॉस्टुलेट, दे फॉलो द एक्सियम कर रहा है बिकॉज ये प्रूव हो सकते हैं। ये मतलब देखिए एक्सियम इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि इफ ये कंसिडर ये ट्रू हो सकते हैं और प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो ये हम एक्सियम के लिए मान सकते हैं बिकॉज ये पॉस्टुलेट नहीं है। अब इसमें पूछा है तो आप पहले वाले पॉइंट पूछा है कि जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में लाई कर सकता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई ऑन द लाइन है, ए बी के बिटवीन है, तो सी भी उसमें से एक पॉइंट हो सकता है जो कि इस लाइन के ऊपर सिचुएटेड हो सकता है, ठीक है ना। अब वो डिफाइंड नहीं है, वो क्या है कहाँ है ये चीज़ें नहीं बता सकते, बट ये है कि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है तो सी भी हो सकता है। अब दूसरा जो पॉस्टुलेट पूछा है तो उसके बारे में क्या है, उसमें पूछा है दूसरे वाले जो पॉस्टुलेट में दिया है वहाँ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये भी तो हो सकता है भाई, तीनों 1000 पॉइंट हो जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है वो और कहीं भी हो, हमसे क्या प्रॉब्लम है ना। हम ये जरूर कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर 3 पॉइंट है जो कि इसके ऊपर कहीं नहीं कहीं अदर प्लेस पर है, हो भी सकता है ना। ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं बट ये मान सकते हैं कि हो सकता है ऐसा। 2 पॉइंट के बिटवीन, इसके बिटवीन की बात नहीं कर रहा, इसके अदर पोजीशन पर 3 से या उससे ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो आप लिखेंगे क्या, इफ देयर आर ओनली 2 पॉइंट दे कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। ये तो क्लियर है कि अगर 2 पॉइंट है तो वे दोनों ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देयरफॉर देयर हैव टू एटलीस्ट 3 पॉइंट फॉर वन ऑफ देम नॉट टू फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन है जो कि कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। आप ये दोनों लाइन उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। पहले में पूछा कि सी पॉइंट उनके ऊपर लाई करेगा और उसके बाद पूछा है कि और भी ढेर सारे पॉइंट है जो कि उसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो दैट ये एक पॉस्टुलेट हो सकते, मतलब एक्सियम हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ तो नहीं है बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि ये पॉइंट इसके ऊपर है क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। और जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, लाइन खींच लेते हैं, तो इसके अगल बगल तो ढेर सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो आप इन दोनों को वहाँ पर डिफाइन कर लीजिए कि हम कुछ मीनिंग इसमें यही चीज़ें बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि थोड़ा सा प्रूफिंग है, जो कि पॉस्टुलेट को यूज करना है, तो हम उसको देखते हैं। एक बार आप इसको